नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। नए साल के आगाज के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर बदले बदले से नजर आए। सोमवार को मंत्रालय में सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग समेत कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों से कई सवाल पूछे और साथ ही निर्देश भी दिए। हमारे बजट का उद्देश्य है, सरकार उस दिशा में लगातार एक्सरसाइज कर रही है। विशेषज्ञों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं होता। 22-23 का हमारा बजट कैसा हो, उसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, ये सुझाव जरूर जनवरी के अंत तक MP माई गप पर भेजें। नए साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान नए अवतार में नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्रा से लौटते ही सीएम शिवराज की मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। साल 2022 और 23 के राज्य बजट के लिहाज से इन बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इन बैठकों में खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने, प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस रहेगा। इन बैठकों के माध्यम से मंत्रियों के काम का आकलन भी किया जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस देश को आत्मनिर्भर बनना है तो हर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगी है। पहले दिन वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह और जेल समेत कई विभागों की बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए सीएम ने विभाग के अफसरों से कई सवाल पूछे और पेंडिंग कामों को जल्द पूरा करने के जरूरी निर्देश भी दिए। हालांकि सीएम के इस एक्शन को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। समीक्षा इसकी होना चाहिए, लेकिन समीक्षा कर रहे हैं कि क्या 2021 में आपने उपलब्धियां हैं, क्या आपकी कार्य योजना 2022 में, क्या बजट होगा। ये सब दिखावटी समीक्षा, इससे होने वाला कुछ नहीं। यदि वास्तव में इन 12 विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और ये मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, तो फिर दोषी मंत्रियों पे जो जिनकी कार्य योजना में विफल है, जो उपलब्धियों में विफल है, उन पर फिर कार्रवाई भी होना चाहिए। जाहिर है, पिछले साल पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने साल 2021 के 5 संकल्प अफसरों को साझा किए थे, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन और कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अधोसंरचना का विकास था। अब नए साल में होने वाली बैठक में इन मुद्दों का रिव्यू भी किया जाएगा। ये बैठकें 7 जनवरी तक चलेंगी। मुख्यमंत्री एक दिन में 10 से 15 विभागों की समीक्षा भी करेंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में विकास का रोडमैप बनाकर उस पर काम करने के निर्देश दिए। इस पर कितना काम हुआ, इसका फीडबैक लेने के लिए बीजेपी संगठन ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में एक बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश से मंत्री भूपेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार की प्लानिंग और कामकाज पर प्रेजेंटेशन दिया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्टार्टअप के क्षेत्र में तैयार योजना, उसके क्रियान्वयन की स्थिति, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में बनाया गया रोडमैप और उसकी मौजूदा स्थिति, आयुष्मान भारत योजना को लेकर जानकारी दी है। साथ ही ITI को उद्योग के साथ जोड़कर रोजगार मूलक बनाने के दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की जगह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद रहे। इस बैठक को नड्डा को ही लेना था, लेकिन व्यस्तता के चलते JP नड्डा इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कोरोना की तीसरी लहर और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में आज से 15 से 18 साल के टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार के मंत्री बच्चों का उत्साहवर्धन करने स्कूलों में बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री शिवराज ने राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही वैक्सीन लगवा चुके बच्चों से बात की और बच्चों के साथ सेल्फी ली। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मॉडल स्कूल पहुंचे और 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का जायजा लिया। इस दौरान गृह मंत्री ने वैक्सीनेशन कराने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इधर इंदौर में मिशन 15 से 18 के तहत पहले दिन अभियान में खास उत्साह देखने को मिला।
इंदौर में कुल 387 टीकाकरण केंद्र बने। जबलपुर में 267 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। ज्यादातर केंद्र सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को ही बनाया गया। पंद्रह से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है, लेकिन हमको बहादुरी से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है। तीसरी आहट जो ओमिक्रॉन की हो रही है, कोरोना की हो रही है, उससे सबको सुरक्षित रखना एक महाअभियान है 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। और ये 15 से 18 के बच्चों के अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी स्वयं देख रहे हैं। हमें ऐसे डर लग रहा था कि कहीं हमारे ये पेपर जो है वो कैंसिल ना हो जाए, तो इसके लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी था। तो सरकार की बहुत अच्छी ये रही कि उनने वैक्सीन मतलब लगवाई बच्चों को, वो भी फ्री में। हाँ, लगवा ली। कब से इंतजार था वैक्सीन का? वो बहुत टाइम से सबको लग गया था, बस हम छोटे थे, हम लोगों को ही नहीं लगा हुआ था। अभी तो लग गया और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में आज से टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में व्यवस्था की गई। राजधानी में आज 250 से ज्यादा स्कूलों में वैक्सीनेशन हुआ। वहीं भोपाल में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना। राजधानी में अब तक 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग विद्या विहार शासकीय स्कूल पहुंचे, जहां मंत्री सारंग ने वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों से बात की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने पात्र किशोरों समेत अभिभावकों से वैक्सीनेशन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। ग्वालियर में बच्चे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। वहीं स्कूलों में बच्चों का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया। बालाघाट में 282 स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगी। वहीं बच्चों ने वैक्सीन लगवाकर दूसरे बच्चों से वैक्सीन लगाने की अपील की। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ी सौगात दी है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज हमने ये अभियान शुरू किया। बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का आज हमारा अभियान शुरू हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और अपील भी करता हूँ सभी लोगों से कि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवानों को अवसर मिला है वैक्सीनेशन के माध्यम से वैक्सीनेशन कराएं, वहां तक पहुंचाएं लोगों को और उनको ये कोरोना के महामारी के संकट से हम सब बच सकें। कालीचरण के महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा अब तक ठंडा भी नहीं पड़ा है कि नरसिंहपुर में कथावाचक संत तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी पर विवादित बोल बोले हैं। कालीचरण से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने महात्मा गांधी को देशद्रोही तक बता दिया। उनका कहना है कि जो देश के टुकड़े करें उसका विभाजन करने दें, वो महात्मा कैसे हो सकते हैं। तरुण मुरारी बापू का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं नरसिंहपुर एसपी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वायरल वीडियो के आधार पर तरुण मुरारी बापू के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है, इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति ना तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। घंटे में एक भी मिनट वो रामचरितमानस, गीता या श्रीमद् भागवत पर नहीं बोले, सिवा अनाप शनाप बातों के। नरसिंहपुर में ऐसे लोगों का आना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उनके साथ में एक सीडी भी संलग्न करके दी है, उसका वीडियो भी है। इसका परीक्षण करवा के और उसमें लीगल ओपिनियन लेके जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पंकज, ये मामला काफी संवेदनशील है। इस मसले पर क्या पुलिस आगे एक्शन ले रही है? क्या कोई पूछताछ हुई है? और इस पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में जिसके मंच पर यह बात कही गई, इसके बारे में बताएं। जी, बताना चाहूंगा कि नरसिंहपुर के बाईपास पर एक बीरालान है जहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और तरुण मुरारी बापू जो कथावाचक के रूप में वहां पर कथा कर रहे हैं, उनके द्वारा आज जिस तरीके का विवादित बयान राष्ट्रपिता के लिए दिया गया है, उसको लेकर नरसिंहपुर में आक्रोश का माहौल है।
एक और जहां पर कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके आधार पर उन तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी और उसके बाद जो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है उस धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कथित संत जो कालीदास हैं, कालीचरण हैं, उनके द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई थी, उसके बाद से लगातार देश में इस तरीके का माहौल है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक और राष्ट्रपिता को जहां पीएम मोदी से लेकर देश के हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको नमन करता है, 2 अक्टूबर को उनके लेकर छुट्टी की घोषणा की जाती है, यहाँ तक कि जो भारत में प्रचलित नोट है उनमें भी राष्ट्रपिता को सम्मान के रूप में दर्शाया जाता है। वहीं ऐसे संत जो एक समाज के लिए प्रेरक का काम करते हैं, उनके द्वारा इस तरीके के विवादित बयान देना या उन्हें राष्ट्रद्रोह तक कहना कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए आक्रोश की वजह बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा पंकज हमको बता रहे हैं कि इस पूरे विषय के ऊपर विवाद आगे और गहरा सकता है। पुलिस इसकी संवेदनशीलता, गंभीरता को समझ रही है और आगे इस पर कार्रवाई की बात की। छोटे मध्य प्रदेश में महंगा बीज खरीदने के बाद भी फसल खराब होने की समस्या से किसानों को जल्द निजात मिलेगी। इसके लिए शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसमें राज्य बीज विकास निगम से जो बीज किसानों को सहकारी समितियों, विक्रय केंद्र, विपणन संघ या सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिया जाएगा, उसके बैग पर QR कोड होगा और इस कोड को चेको ऐप के माध्यम से स्कैन करने पर बीज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, साथ ही प्रमाणित बीज को लेकर होने वाली गड़बड़ी से भी निजात मिलेगी। देखिए, भाजपा सरकार लगातार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है कि किसानों को उन्नत और उत्तम बीज, खाद की समय पर उपलब्धता हो और इसको लेकर जो जो उपाय बरतने हो तकनीक के सहारे के माध्यम से, चाहे वो बारकोड का मामला हो, किसानों को समस्याओं का समाधान कैसे मिले, इसके प्रयास सरकार कर रही है। प्रदेश में बीज माफिया सक्रिय और लगातार बीज माफियाओं को सरकार का संरक्षण है, वर्षों से किसान मांग कर रहे हैं। अब जाके सरकार और बीज विकास निगम जो है वो जागने का काम किया उन्होंने कि QR कोड होगा। अभी भी जो निर्णय लिया वो सिर्फ घोषणा के समान है, अभी भी इस पे अमल की कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई आसार है कि इस पे अमल होगा। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन डिंडौरी पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं और OBC वर्ग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए रवाना हुए। इस दौरान गौरीशंकर बिसेन ने OBC वर्ग के डेटा कलेक्शन को लेकर कहा कि प्रदेश में अभी तक सिर्फ नरसिंहपुर जिले में ही OBC गणना का काम पूरा हो पाया, बाकी जिलों में कलेक्टर्स को OBC वर्ग के डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई। कलेक्टर के माध्यम से ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों, सचिव और पटवारियों को इस काम पर लगाया गया है। एक जिले का हमारे पास में पूरे उनके 7 विकासखंड के OBC के आंकड़ा है, वो नरसिंहपुर जिला है। बाकी जिलों में तैयारी हो रही है, सभी जिले के कलेक्टर इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ कितनी जानकारी, मतलब वहाँ किस किस विकासखंड का समय पूरा हुआ है। इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए मैं हूं झोलाधारी इंदौरी, इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पलासिया चौराहे के सेल्फी पॉइंट पर झूला सिलाई कार्य का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी ने किया। सांसद टेलर के रूप में दिखाई पड़े, कपड़ा काटकर खुद ही झोले की सिलाई की। इंदौर में 6 दिन में 1 लाख झोले बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। पलासिया, राजबाड़ा, मालवा मिल, विजयनगर चौराहे पर अलग अलग वर्ग समूह के लोगों को बुलाकर उनसे झोले बनवाए जा रहे हैं। सांसद लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इसीलिए नए कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। और सांसद ने चौराहे के ऊपर नागरिकों को झोले बांटे भी, झोले को वो संसद में भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छता की बात कही थी तब से इंदौर इसमें लगा हुआ है, हमेशा नवाचार करता है। हमने पंचे लगाया, आगे की भी तैयारी है। प्लास्टिक मुक्त शहर हो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको वैकल्पिक साधन देना पड़ेंगे और वैकल्पिक साधन के लिए प्लास्टिक थैली की जगह हम प्लास्टिक कपड़े के झोले दे रहे हैं। 6 लाख झोले बनाने का लक्ष्य, हो सकता है इससे ज़्यादा भी बने, इससे हमारा प्रयास है। नगर निगम इंदौर ने जो ये झोला मैं हूँ झोलाधारी इंदौर जो अभियान चलाया है, इसका तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति अपने पास एक झोला रखता है
तो उसको खरीदारी करते समय पतले पॉलिथीन में जो दुकानदार देते हैं वो डिमांड कम होगी। वो उस अभियान की बेसिकली ये एक आईसी एक्टिविटी है जो आज नगर निगम द्वारा यहाँ की गई है। और चलिए बात एक नेक पहल की। गोयल ग्रुप ने एक बार फिर से अपने सामाजिक सरोकार का निर्वहन किया है। श्री बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड ने 2 ट्रॉमा एम्बुलेंस डोनेट की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एम्बुलेंस कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर तो दूसरी एम्बुलेंस उपाध्याय हॉस्पिटल रायपुर की ओर समर्पित की है। गोयल ग्रुप की सौगात से रायपुर के साथ साथ कांकेर के आदिवासी अंचल के अलावा माइंस के आसपास के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले फीता काटा और उसके बाद एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। एम्बुलेंस में मौजूद आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया और इसके बाद फिर इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के लिए मुख्यमंत्री ने गोयल ग्रुप की सराहना की। आपको बता दें कि वेंटिलेटर और आपातकालीन सेवा के लिए इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, संलग्न हैं। इस दौरान गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल, एमडी नरेंद्र गोयल समेत श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के तमाम अफसर मौजूद रहे। बहुत बहुत बधाई। और सुदूर अंचलों में इसकी बहुत आवश्यकता है, जहां कोई बीमार पड़ जाए या दुर्घटना हो जाए, ऐसे समय में जो मेडिकल सपोर्ट की जो आवश्यकता है, तो इस एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं हैं, जिससे जीवन रक्षक बहुत सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए और उसे निकट के हॉस्पिटल पहुंचाने में वो बड़ा सहायक होगा। इससे संकट के समय में जान बचाने में ये सहायक होगी। मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद दूंगा भैया का, ये इन्हीं का ग्रुप है, कोई मेरा ग्रुप नहीं है। ये मुख्यमंत्री जो है वो परिवार का मुखिया भी होता है और प्रदेश का भी होता है, तो इन्होंने समय दिया इनको पता है इसका क्या उपयोग होने वाला है। और हम आगे भी विश्वास दिलाते हैं। पहले भी हमने 12,000 वैक्सीन लगवाई थी और कंपनी के खर्चे से लगाई थी, और आगे भी जैसा आदेश होगा, जैसी जरूरत होगी, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और बहुत बहुत इनका धन्यवाद जो इन्होंने समय दिया हमको। गोयल परिवार हमेशा जो CSR करता है, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जन सेवा हो, शिक्षा हो या स्वयं रोजगार योजनाएं हो। इस तरीके के CSR में ही उनकी हमेशा इच्छा बनी रहती है। और जो आगे भी हम यही प्रयास करेंगे कि जितना CSR हो उसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या स्वयं रोजगार हो। और मैं आगे सभी को उम्मीद करता हूं और अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके की सेवाएं देते रहें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।